कल से उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का होगा आगाज। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। धामी सरकार ने तैयार की कार्ययोजना। यूपी कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच पीएम से मिले सीएम योगी। करीब 1.5 घंटे तक चली मीटिंग। राम मंदिर के निर्माण कार्य की पीएम को दी जानकारी। कमलनाथ की इस्तीफे की अटकलों पर विराम। मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने खबरों का किया खंडन। एक्स पर लिखा, नहीं दिया इस्तीफा। ज्ञानवापी परिसर के मालिकाना हक विवाद में सुनवाई कल। हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। कल सुनवाई पर पूरे देश की नजर। वाराणसी में 4 लोगों ने की सामूहिक आत्महत्या। आंध्र प्रदेश से बनारस घूमने आया था परिवार। मरने वालों में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल। और यूपी बोर्ड प्रयागराज ने परीक्षा का शेड्यूल जारी किया। 22 फरवरी को पहला पेपर, 9 मार्च तक चलेंगी परीक्षाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अब रुक करेंगे खबरों का। डिंडोरी से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी से अमरकंटक जबलपुर मार्ग पर सड़क हादसा हुआ है। नर्मदा परिक्रमा वासियों से भरी यात्री बस पलटी है। तो डिंडोरी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। एक यात्री की बस के नीचे दबने से मौत हुई है। तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। बस में सवार बाकी यात्री घायल हुए हैं। अहमदाबाद, गुजरात के बताए जा रहे हैं ये सभी यात्री। अमरकंटक से डिंडोरी होते हुए उज्जैन जा रही थी ये बस। इस दौरान हादसे का शिकार हुई है। सिटी कोतवाली क्षेत्र के सिमरिया तिराहे की पास की यह घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मध्य प्रदेश के डिंडोरी से आपको दिखा रहे हैं। अमरकंटक जबलपुर मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भोपाल से अगली अहम खबर है। कमलनाथ के इस्तीफे पर बड़ी अपडेट सामने आई है। पीयूष बबेले ने इस्तीफे की खबर का खंडन किया है। आपको बता दें, पीयूष बबेले ने इस्तीफे की खबर को खंडन किया है। इस्तीफे को लेकर चल रही खबरों को निराधार बताया है। सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से उन्होंने ये जानकारी दी है। तो लगातार जिस तरीके से यह खबर सुर्खियों में थी कि कमलनाथ ने इस्तीफा दिया है, अब इन खबरों पर विराम लगता नजर आ रहा है। भोपाल से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पीयूष बबेले ने इस्तीफे की खबर का खंडन किया है। इस्तीफे को लेकर चल रही खबरों को निराधार बताया है। आपको बता दें, सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से यह जानकारी दी है। तो देख सकते हैं आप, मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के इस्तीफे को लेकर जो खबरें चल रही हैं वो निराधार हैं। ये पीयूष बबेले ने एक्स पर अपनी बात रखी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर रतलाम से है। मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में किसी भी निर्दलीय या फिर भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी के अलावा किसी की जीत नहीं हुई है। सिर्फ भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार सैलाना से विधायक बने हैं। विधायक बनने के बाद कमलेश्वर डोंडियार पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। खास बात यह है कि चुनाव लड़ने के लिए कमलेश्वर को 12 लाख का कर्ज लेना पड़ा। काफी गरीब परिवार से आते हैं और माता पिता मजदूरी करते हैं। विधायक बनने के बाद कमलेश्वर सैलाना से, आपको बता दें, कमलेश्वर सैलाना से बाइक पर आए। करीब 350 किलोमीटर से अधिक का सफर बाइक से ही तय किया। तो बाइक पर आप एमएलए लिखा देख सकते हैं। पीछे बैठा शख्स, ये भाभी, ये एमएलए है। तो 350। मेरी पार्टी और मेरे संगठन के साथियों ने मेरे लिए चुनाव प्रचार में बहुत मदद की, बहुत सहायता करी है। भूखे प्यासे भी प्रचार किया है और अपने जेब से 2 पैसे भी खर्च किए हैं प्रचार में। और आज मुझे अर्जेंट अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए भोपाल विधानसभा जाना था। मैं सुबह करीब दोपहर करीब 12 बजे के आसपास से रतलाम से निकला था मोटरसाइकिल से। मेरे पास में 4 व्हीलर 4 पहिया वाहन अवेलेबल नहीं था और लेट हो रहा था, इसलिए मैं बाइक से मोटरसाइकिल से निकल चुका था।
और अभी मैं भोपाल के आसपास पहुंचने में लगभग 60 किलोमीटर दूर हैं। और मैं बाइक से निकला हूँ, बाइक से भोपाल जाऊँगा विधानसभा। और मैं बहुत गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छे काम करना चाहता हूँ गरीब तबके के लोगों के लिए। और बहुत ईमानदारी के साथ में सरकार की सारी योजनाओं को लागू करने के लिए मैं सकारात्मक तरीके से काम करूँगा। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में ऐसी भी तस्वीरें देखने को सामने आती हैं जब बेहद निर्धन परिवार से जुड़ा व्यक्ति भी संसद पहुंच सकता है, विधानसभा पहुंच सकता है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2023 का आगाज शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के सरस मेले एवं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा बनाए गए महोत्सव के मीडिया सेंटर का हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधिवत रूप से रिबन काटकर शुभारंभ किया है। 7 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 17 दिसंबर को महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम का देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विधिवत रूप से शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था और उस युद्ध के बीच भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता में सभी समस्याओं का समाधान और गीता से ज्ञान लेकर सभी समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। इसलिए इस गीता महोत्सव को सारे देश में, विदेशों में और सारे भारतवर्ष में घर घर तक पहुंचाने वाले मीडिया बंधु होते हैं। इसलिए मीडिया जो है हमारी आध्यात्मिक भाव को जनता में जगाने के लिए उनका योगदान जो है बहुत ही सराहनीय है। वैसे ही मीडिया ये जो है प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। इसलिए प्रजातंत्र में हमारी मीडिया को स्वेच्छा लेना था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के मौके पर हरियाणा रोडवेज ने विशेष बसों की सुविधा दी है। आपको बता दें, कुरुक्षेत्र में नए बस स्टैंड से थानेसर विधायक सुभाष सुधार ने 2 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में पर्यटकों की सुविधा के लिए विशेष तौर से कुरुक्षेत्र के आसपास के इलाकों में 2 बस आज से शुरू की गई हैं। नए बस स्टैंड से विधायक सुभाष सुधार ने हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना किया है। विशेष रूप से गीता जयंती महोत्सव के लिए चलाई गई इन बसों का रूट कुछ इस तरह रहेगा। पिपली नेशनल हाईवे से गीता उपदेश स्थल ज्योतिसर तक चलने वाली बसें ब्रह्म सरोवर तक यात्रियों को पहुंचाएंगी। ऐसे यात्रियों को आपको बता दें, हरियाणा सरकार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में अधिक से अधिक पर्यटक पहुंचे, इसको लेकर ये बसें चला रही है। उसके लिए बस सेवा शुरू की गई है। देखिए, गीता जयंती का उत्सव जो हमारा बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। हर वर्ष हम प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में गीता जयंती का उत्सव मनाते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में हर साल ये बसें चलती हैं। अब की बार भी ये बसें हमारे यहाँ से गीता जयंती उत्सव चलेंगी। यहाँ से एक बस पिपली वाया ज्योतिसर जाएगी, सेकेंडली फिर कार से ज्योतिसर का रूट 900 रुपये होते हुए यहाँ पर दोबारा आएगी। रूटीन में 2 बसें आज चलाई गई हैं। तो अगर और भी डिमांड पड़ेगी बसों की, जिस प्रकार से बाहर से यात्री आएंगे या कोई और डिमांड निकलेगी तो बसों को और भी चलाया जाएगा। तो कूपन भी जारी किया गया था, किराया लगेगा इसमें 50% किराया लगेगा, बसों का देंगे 50% लगेगा किराया। और इसके साथ ही और डिमांड आएगी उनका भी 50%। और बसें चलाई जाएंगी? हाँ, चलाई जाएंगी। बेनिफिट मिल सके, जितनी सुविधा मिल सके उतनी हमको देने का प्रयास करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या से अगली अहम खबर है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भेजा है आमंत्रण। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगी देश की नामी हस्तियां। 3000 वीवीआईपी समेत 7000 लोगों को भेजा गया है आमंत्रण। रामायण के किरदार अरुण गोविल को आमंत्रण भेजा गया है। साथ ही
सीता माँ की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया को भी आमंत्रण भेजा गया है, ये भी पहुंचेंगी। बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन और क्रिकेटर भी इसमें शामिल होंगे। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रामायण के किरदार अरुण गोविल को भी आमंत्रित किया गया है। तो प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर तमाम वीवीआईपीज को आमंत्रण पत्र दिया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली अहम खबर है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने दिए हैं अहम निर्देश। 9 दिसंबर को लोक अदालत को लेकर यह निर्देश दिए गए हैं। मंडलायुक्त, सीपी, डीएम, एसएसपी, एसपी को यह निर्देश दिए गए हैं। वाद कार्यों में समझौते के अधिकतम प्रयास हों, ये निर्देश संजय प्रसाद के द्वारा दिए गए हैं। आपको बता दें, सभी भरण पोषण प्राधिकरण में होंगी लोक अदालत। तो 9 दिसंबर को लोक अदालतों को लेकर अहम निर्देश दिए गए हैं। मंडलायुक्त, सीपी, डीएम, एसएसपी, एसपी को ये अहम निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, वाद कार्यों में समझौते के अधिकतम प्रयास हों, ऐसे निर्देश संजय प्रसाद के द्वारा दिए गए हैं। सभी भरण पोषण प्राधिकरण में होगी लोक अदालतें। तो प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद के द्वारा ये अहम निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अगली अहम खबर है। दबंगों ने सरेआम महिलाओं पर हमला किया है। आपको बता दें, छींटाकशी का विरोध करने पर मारपीट की है। मारपीट में महिलाओं को गंभीर चोटें भी आई हैं। इस दौरान पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगा है। पुलिस पर आरोपियों से 60 गांठ का आरोप लगा है। कमिश्नर कार्यालय पहुंची पीड़ित महिलाओं ने न्याय की गुहार लगाई है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप इन महिलाओं ने लगाया है। इस दौरान मारपीट में महिलाओं को गंभीर चोटें भी आई हैं। तो कानपुर से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगा है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कानपुर से है, जहां भागती दौड़ती जिंदगी, बदलती जीवन शैली और स्वास्थ्य के प्रति लोगों की उदासीनता और डिप्रेशन के कारण कई बीमारियां घर कर रही हैं। कोविड के बाद आ रहे साइड इफेक्ट के कारण भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के बाद से आपको बता दें, हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कार्डियोपाल्मोनरी रिसर्च, आपको बता दें, सीपीआर ट्रेनिंग बेहद अहम हो जाती है। इसी कड़ी में कानपुर के हृदय रोग संस्थान एलपीएस इंस्टीट्यूट में सीपीआर की ट्रेनिंग दी गई है। देश में सालाना होने वाली मौतों में 10% हिस्सेदारी कार्डियक अरेस्ट की है। इसके चलते सीपीआर की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। कानपुर कार्डियोलॉजी में हार्ट सर्जन स्पेशलिस्ट प्रोफेसर नीरज कुमार ने 1 साल पहले ही सरकार से ज़्यादा लोगों को सीपीआर ट्रेनिंग के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही थी। जिस खबर को के न्यूज़ ने 1 साल पहले प्रमुखता से दिखाया था। सही समय पर लोगों को इलाज नहीं मिलने से उनकी मौत हो रही है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से कार्डियक अरेस्ट में लोगों की जान बचाने के लिए 10 लाख लोगों को आपको बता दें, सीपीआर की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कैंट में रीजनल लेवल बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा साइंस से जुड़े कई नए प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अविनाश डी हेमाडी ने शिरकत की है। इस दौरान कॉलेज की छात्रा अदिति खरे ने बताया कि उनके द्वारा एक सस्टेनेबल फॉर्म तैयार किया गया है, जिससे गांव को आज़ादी मिल सके और किसानों का भी भला हो सके। मीडिया से बातचीत के दौरान कॉलेज के प्राचार्य सोमपाल ने बताया कि समय समय पर विद्यालय में ऐसी प्रदर्शनी आयोजित की जाती है, जिसमें कि विद्यार्थियों द्वारा नए आयाम स्थापित किए जाते हैं। इस बार 59 केंद्रीय विद्यालय के करीब 220 बच्चों ने इस वैज्ञानिक प्रदर्शनी में प्रतिभाग किया है। इसमें जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वह राष्ट्रीय स्तर पर भुवनेश्वर में प्रतिभाग करेंगे। आज जो अपने प्रोजेक्ट बनाया है बायोलॉजी में, तो किस चीज़ का प्रोजेक्ट बनाया है, इस प्रोजेक्ट का क्या मैसेज है?
हम लोग ने एक सस्टेनेबल फार्म बनाया है। इस प्रोजेक्ट में हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे हम लोग विलेजेस को इंडिपेंडेंट करके हम फार्मर्स का भला कर सकते हैं। हम लोग इस साइंस एग्जीबिशन में ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम अपनी छोटे छोटे आविष्कार अपने जजेस और अपने रिस्पेक्टेड टीचर्स के सामने रख सकते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे सारे जजेस और हमारे टीचर्स को हमारे प्रोजेक्ट्स पसंद आएंगे। साइंस आगे जो की तैयारी कर रही है, ऐसे में किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके मन में जो भी आता है आप उसे राइट डाउन करो, मॉडल बनाओ, बिकॉज हर चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। हो सकता है कि आपकी वो एक छोटा सा थॉट भी आगे जाके एक नई डिस्कवरी बने। सो बी मोटिवेटेड। आज हमारे विद्यालय में मैं प्राचार्य सोमपाल, केंद्रीय विद्यालय कानपुर कैंट, आज हमारे स्कूल में रीजनल लेवल बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इसमें हम लोग यंग साइंटिस्ट की खोज करते हैं। लगभग 220 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि 59 केंद्रीय विद्यालयों से आए हुए हैं। यहाँ से जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे, जिनका प्रोजेक्ट सिलेक्ट होगा, वो राष्ट्रीय स्तर के लिए भुवनेश्वर जाएंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में अगर अब आप कोई वाहन चला रहे हैं तो सावधान हो जाइए। उत्तर प्रदेश में अब ट्रैफिक के नियमों का पालन न करना आपको भारी पड़ सकता है। मुख्य सचिव ने आदेश दिए हैं कि अब अगर किसी भी वाहन चालक का 3 बार से अधिक चालान होता है तो उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा। लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी यातायात नियमों का अगर उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उनके वाहन का पंजीकरण भी निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए मुख्य सचिव ने यह निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों के साथ विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की है। उत्तर प्रदेश में अब ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के मूड में सरकार दिख रही है। लगातार हो रहे हादसों को लेकर भी सरकार अब एक्शन मोड पर है। जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर 3 बार से ज्यादा वाहन चालक का चलन होता है तो उसका अब ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों के ऊपर अब सरकार कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। 3 बार से ज़्यादा बार अगर चालान हुआ है तो अब उस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए ये फैसला लिया है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया गया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई सड़क हादसे देखने को मिले जिसमें कई लोग अपनी जान को गंवा दिया, जिसके बाद अब सरकार एक्शन मोड पर दिख रही है। यही नहीं, अगर उसके बावजूद भी अगर चालक नहीं मानता है तो गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। फिलहाल लखनऊ की ट्रैफिक पुलिस ने काम करना इस पर शुरू कर दिया है और कई लोगों का जो रिकॉर्ड है वो आरटीओ को भेज दिया है, जिसमें आरटीओ भी अब कार्रवाई करने जा रहा है लाइसेंस को निरस्त करने की। फिलहाल बढ़ते हादसों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से सरकार ने सख्त कदम उठाया है, क्या बढ़ती घटनाओं को रोकने में कितना सफल साबित होती है। लाइसेंस निरस्त करने के बाद भी अगर किस प्रकार की कोई लापरवाही सामने आती है तो वाहन का पंजीकरण भी निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही वाहन चलाते समय कई बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। 2 पहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। ओवर स्पीड पर भी होगी कार्रवाई। चौराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी करना पड़ सकता है भारी। 4 पहिया वाहन चालक और बैठने वाले लोगों को भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य। एक्सप्रेसवे पर और शहर के अंदर स्पीड लिमिट पर रखे ध्यान। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना वर्जित। नशे में वाहन चलाए तो अब होगी कड़ी कार्रवाई। उल्टी दिशा में वाहन चलाने वालों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई। 3 बार से अधिक चालान होने पर लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया को लेकर हमारे संवाददाता भरत शेट्टी ने लखनऊ के आरटीओ अखिलेश द्विवेदी से खास बातचीत की है और जाना है कि अब किस तरीके से ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों के ऊपर सरकार कार्रवाई करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में अगर आप वाहन चला रहे हैं और अगर आपका 3 बार चालान हो चुका है और उसके बाद 4थी बार चालान होता है तो अब आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो निरस्त कर दिया जाएगा।
मुख्य सचिव ने निर्देश जारी कर दिए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए ARTO सर है। सर, जो निर्देश जारी हुए हैं 3 बार से ज़्यादा चलान होने पर अब कार्रवाई होगी लाइसेंस के निरस्तीकरण की, किस तरीके का सर ये निर्देश दिए गए हैं? निश्चित तौर पे इस तरह के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी एवं चीफ सेक्रेटरी महोदय द्वारा दिए गए हैं और इसके क्रम में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि अभी हाल ही में JCP लॉ एंड ऑर्डर और DCP ट्रैफिक महोदय द्वारा एक सूची मुझे भेजी भी गई है जो शहर के विभिन्न चौराहों पर जिनके द्वारा बार बार इस तरह का अपराध किया जा रहा है, ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ा जा रहा है, तो उनकी एक सूची हमें मिली हुई है। मुझे लगता है कि वो सूची लगभग 350 वाहनों की है। तो हमने उन सभी वाहन स्वामियों को नोटिस दिया और शीघ्र ही मेरे द्वारा उनके लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे। सर, 3 बार से ज़्यादा होने पर कार्रवाई होगी लाइसेंस निरस्तीकरण की, उसके बाद जो गाड़ी का पंजीकरण भी निरस्त किया जाएगा सर? गाड़ी के पंजीकरण के निरस्तीकरण की बात बाद में आएगी। पहले नंबर पे हमारे द्वारा यदि वो कमर्शियल गाड़ी है तो उसके परमिट को हम निलंबित करने का काम करेंगे और DL ड्राइवर का लाइसेंस जो है निलंबित करेंगे। लेकिन अगर बार बार इनके द्वारा अभियोग किया जाता है, इनके द्वारा रेड लाइट जंपिंग की जाती है, रॉन्ग साइड ड्राइविंग की जाती है, ओवर स्पीडिंग की जाती है अथवा रॉन्ग पार्किंग की जाती है, शहर में ऐसा देखा जा रहा है कि लोग अपनी गाड़ियाँ गलत जगह खड़ी करके पार्क करके हट जाते हैं और घंटों गायब रहते हैं। तो ऐसे लोगों की सूची पुलिस विभाग द्वारा हमारे विभाग को प्राप्त हो रही है और हमारे द्वारा उस पर एक बार नोटिस दी जाएगी पक्ष सुनने के लिए और सबके पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितनी ऐसी गाड़ियां हैं जो आपके पास पहुंची हैं जो ट्रैफिक DCP सर ने आपको दी है? कितनी गाड़ियां कार्रवाई? एग्जैक्ट संख्या बताने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे लिफ्ट का ध्यान है जो मेरे द्वारा नोटिस भेजी गई है लगभग 350 वाहन स्वामियों को नोटिस हमारे द्वारा भेजा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। फिलहाल अब लगभग 350 जो गाड़ियां हैं वो आंकड़ा पहुंच चुका है RTO में। अब वहां पर जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। फिलहाल अब जितनी भी गाड़ियां हैं उत्तर प्रदेश में अगर चलती हैं, अगर ज़्यादा चालान होते हैं, 3 बार से अधिक जब चालान हो जाएंगे तो उनकी गाड़ियों का जो पंजीकरण है वो भी निरस्त होगा और साथ ही साथ जो लाइसेंस है वो भी निरस्त होगा। वहीं ट्रैफिक नियमों के पालन न करने वालों के ऊपर अब लखनऊ की ट्रैफिक पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करने जा रही है, इसको लेकर हमारे संवाददाता भरत शेट्टी ने DCP ट्रैफिक यदेश कुमार से भी बातचीत की है। लखनऊ में लगातार जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेगा उसके ऊपर लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। मुख्य सचिव के आदेश के बाद अब जो 3 बार से ज़्यादा जिसका चालान होता है उसका जो लाइसेंस है वो निरस्त कर दिया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए DCP ट्रैफिक सर है। सर, किस तरीके की कार्रवाई अभी तक ट्रैफिक पुलिस कर रही है लखनऊ में और आगे जो आदेश आए उसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, अभी तक हम लोगों ने अपनी ओर से जो दुर्घटनाओं में तमाम लोगों की मृत्यु हुई है, चोटिल हुए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, उसको गंभीरता से लेते हुए हम लखनऊ पुलिस के द्वारा अपनी ओर से पहल करके जो बार बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते रहे हैं वाहन, ऐसे लोगों के विरुद्ध 2 बार मुकदमा पंजीकृत कराया है थानों पर और लगभग 131 व्यक्तियों के विरुद्ध 1 बार तथा 34 व्यक्तियों के विरुद्ध दूसरी बार अभियोग पंजीकृत कराया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने ये प्रैक्टिस बनाया है कि एक सप्ताह में जितने लोग करेंगे साप्ताहिक रूप से उनके विरुद्ध मुकदमा कायम कराया जाएगा, जो भी इसकी पुनरावृत्ति करेंगे अपराध की। इसी क्रम में इसको गंभीरता से लेते हुए शासन ऊपर स्तर पर भी इस पर मंथन हुआ और यह निर्णय लिया गया, जैसा कि आपके संज्ञान में है, कि जो लोग 3 बार या उससे अधिक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं ऐसे चालकों के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएं। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब सरकार कड़ा रुख अपनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में वाहन चालकों को सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अपने ड्राइविंग लाइसेंस के साथ हाथ धोना पड़ सकता है। निश्चित तौर पर इस आदेश के बाद लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े में जरूर कमी देखने को मिल सकती है। राजधानी लखनऊ से भरत शेट्टी की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून में कल होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले राज्य में किसानों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आपदा प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने और गन्ना मूल्य राशि को बढ़ाने की मांग को लेकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास उपवास रखा। हरीश रावत का आरोप है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद हर वर्ग परेशान है। जवानों किसानों की स्थिति सरकार लगातार खराब कर रही है। हरीश रावत ने सरकार पर किसानों की उपेक्षा का भी आरोप लगाते हुए जल्द किसानों की मांगों को पूरा करने की मांग कही। वहीं भाजपा ने हरीश रावत के उपवास को नौटंकी करार देते हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम को खराब करने की साजिश करार दिया।
किसानों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आपदा प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने और गन्ना मूल्य राशि बढ़ाने की मांग को लेकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास उपवास रखा। हरीश रावत ने सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए जल्द किसानों की मांग को पूरा करने की मांग की है। ऐसा न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। वहीं भाजपा ने हरीश रावत के उपवास को नौटंकी करार देते हुए इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम को खराब करने की एक साजिश करार दिया है। इसके साथ ही बीजेपी का तर्क है कि हरीश रावत को किसानों की चिंता नहीं बल्कि हरिद्वार से चुनाव लड़ने की चिंता है। किसान का जो अपमान करेगा भगवान का अपमान करेगा। यदि भाजपा भगवान का अपमान करना चाहती है तो मैं कैसे रोक लूँगा। हम तो अपना कर्तव्य पूरा करें। हमारा कर्तव्य है कि हम कोई कष्ट है, कोई समस्या है तो उसको उठाएं। और ये समस्या है, ज्वलंत समस्या है और देश के लिए ज़रूरी है। उत्तराखंड राज्य का एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टर समिट हो रहा है। इस इन्वेस्टर समिट में देश और विदेश के तमाम उद्योगपति भाग लेने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का संबोधन होना है, उसका उद्घाटन करेंगे। और हरीश रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, आज जो है धरने पर बैठकर नौटंकी कर रहे हैं। वो सिर्फ मीडिया अटेंशन चाहते हैं। उनको इस आयोजन का स्वागत और अभिनंदन करना चाहिए था और एक सकारात्मक और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में उनको रहना चाहिए था, लेकिन ये उनके आदत है। उनको किसानों की चिंता नहीं है, अपने भविष्य को लेकर वो आशंकित है, इसलिए ये सब इस तरीके की नौटंकी कर रहे हैं। वहीं राज्य में एक तरफ जहां किसानों के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है तो वहीं दूसरी ओर भाजपा किसानों के साथ सेल्फी खिंचाने का अभियान चला रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 डेज चैलेंज नामक अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इस अभियान के तहत सेल्फी विद किसान, सेल्फी विद लाभार्थी, सेल्फी विद फर्स्ट वोटर अभियान शामिल है। इस अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की जानकारी देते हुए रोज 10 लोगों को नमो ऐप से जोड़ने का लक्ष्य है। इसके साथ ही माइक्रो डोनेशन के तहत 5 रुपए से 2 रुपए तक पार्टी फंड में जमा कराने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने भाजपा के इस अभियान पर तंज कसा है। जितने भी लाभार्थी हैं, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जिन जिन लाभार्थियों के द्वारा लिया गया है, उनके साथ में सेल्फी खिंचवाने का और उस सेल्फी को नमो ऐप पर अपलोड करने का कार्यक्रम है। सेल्फी विद लाभार्थी तो महिला मोर्चा को हमने इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी है। महिला मोर्चा कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी लाभार्थियों के साथ फोटो खींच के इसको अपलोड करेंगे। इसी के साथ में सेल्फी विद फर्स्ट वोटर, जो नवीन मतदाता हमारे बने हैं, जो पहली बार वोट देंगे, उनका काम युवा मोर्चा को हमने सौंपा है। देखिए, उद्देश्य तो एक व्यापारी की तरह है। चाणक्य जी ने कहा जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश की प्रजा भिखारी होगी। लगभग उसी ओर को जा रहे हैं। रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है। अग्निवीर योजना से लेके तमाम 700 किसान इसी सरकार में आंदोलन में मरे हैं और वो किसानों के संग सेल्फी खिंचाने की बात कर रहे हैं। इससे आश्चर्य क्या होगा, वो देश की जनता को देख रहे हैं कि ये मेरी बातों पर आ रहे नहीं आ रहे। थाली बजा के, शंख बजा के, घंटे बजा के जिस आदमी ने कोरोना भगाने की कोशिश की, आदमी आज भी उसी को पूज रहा है। विश्व मजाक उड़ा रहा है कि भारत में कोरोना में जहां लाखों लोग मर गए कोरोना में, कोई शायद ऐसा होगा जिसका परिचित न मरा हो, लेकिन उस देश का नागरिक आज भी थाली, शंख बजाकर, घंटा, घड़ियाल बजाकर कोरोना को भगाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री को पूछता हो, वहां देश की चिंता होना स्वाभाविक है। कुल मिलाकर राज्य में होने वाली लोकसभा चुनाव और इन्वेस्टर समिट से पहले किसानों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। हरीश रावत लगातार किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं और लगातार आपदा प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने और गन्ना मूल्य राशि बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्यों सरकार किसानों की मांग को पूरा नहीं कर रही है? क्या किसानों के साथ सेल्फी लेने से किसानों की समस्या दूर हो जाएगी? स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।